Hello, I welcome you all to my channel. So in previous video we have discussed about Coulomb's law. हमने पिछले फॉर्म जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने कुलाम्स लॉ डिस्कस किया था, जो दो पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में बात कर रहा था। वो जो लॉ हमने पढ़ा था बच्चों, वो ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के लिए था, जिसका फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इसीलिए हम उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो वही आपको समझाना चाह रहे हैं इस टॉपिक में, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ। बहुत ही आसान है, देखिए नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हमने एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसमें दो चार्जेस लिए हमने, Q1 और Q2। ये Q1 और Q2 दोनों चार्जेस ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। ये कर रहा है R1 पर और ये कर रहा है R2 पर। यहाँ R1 और R2 पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने लिख दिया है वेक्टर R12। ठीक है, ये डिस्टेंस है वेक्टर R12। अब क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है यानी एक समान आवेश है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, इसीलिए एरो बाहर की तरफ लगाएं। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर फोर्सेस को समझने के लिए, एरो को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है। ये तभी हो सकता है बच्चों जब दोनों सेम चार्जेस हो, क्योंकि माइनस माइनस मिलके भी प्लस देंगे और प्लस प्लस मिलके भी प्लस वैल्यू ही देंगे, और प्लस वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। तो एरो की डायरेक्शन आपको बाहर की तरफ बनानी होगी। वहीं पे अगर किसी का जो प्रोडक्ट है चार्ज का वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से कम होती है। तो एरो इनवर्ड बनेंगे, जैसे कि हमने इस डायग्राम में बनाया। अब हम इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं बच्चों। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, R12। तो इसके लिए हम 11th के कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम कुलाम्स लॉ लिख देते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या इस R12 को निकालने के लिए हमें पता है अगर हम R12 ले रहे हैं तो वो R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, हाँ अब ये कैसे आया ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कई बच्चों को यहाँ पे डाउट आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वेक्टर का ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल की दो साइड जो होती है वो तीसरी साइड के सम के इक्वल आनी चाहिए। ये पढ़ा है आपने 11th में। तो R1 प्लस R12 किसके इक्वल होनी चाहिए? R2 के। तो अगर हमें R12 कैलकुलेट करना है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी लॉजिक से हमने यहाँ पे R12 की वैल्यू कैलकुलेट की है। R12 की वैल्यू हो गई R2 माइनस R1, या आप उल्टा भी निकाल सकते हैं, R1 माइनस R2 एक ही बात। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा K Q1 Q2 अपॉन AB का स्क्वायर। तो यहां से AB कितना है? R2 माइनस R1 आपने लिख दिया। अब क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो हम इस फॉर्मूले के मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर इसीलिए लिखा है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मल्टीप्लाई में 1 अगर होगा तो हमारे आंसर पे कोई वेरिएशन नहीं लेके आएगा। यूनिट वेक्टर को ओपन करके लिख दीजिए, वेक्टर R12 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हम ओवरऑल रिजल्ट पे जाएं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 वेक्टर R12 स्क्वायर ऑलरेडी था, एक और वैल्यू आ गई तो नीचे कितना हो गया बच्चों? नीचे हो गया है क्यूब। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो आपने इसकी वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी, R12 की वैल्यू आई थी R2 माइनस R1, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सॉल्व करके बताना रहता है। इस पे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बहुत कम ही पूछते हैं, पूछ सकते हैं पर बहुत कम ही, रेयरली ही पूछा जाता है। तो आई होप आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुलाम्स लॉ का समझ में आ गया होगा। बेसिकली लिखने का तरीका क्या है वही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।